सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन और आंसर हम देख रहे थे। तो आज और क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ यू गैदर रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करेंगे? आपको ये रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट वो होती है जो आपको यूजर देता है या यूजर की जो इच्छाएं हैं उस सॉफ्टवेयर से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप यूजर के साथ बैठ जाइए, बात कर लीजिए, उसे कागज दे दीजिए, उसको बोलिए कि आपने रिक्वायरमेंट लिख दीजिए, या फिर कुछ बैठ के दोनों किसी इशू पे डिस्कस कर लीजिए, या पुराना सॉफ्टवेयर देख लीजिए, उसमें देख लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चाहिए आपको। ये तरीके हो सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट को गैदर करने का तरीका ये है कि सबसे पहला आप इंटरव्यू कर सकते हैं, सर्वेज कर सकते हैं, टास्क की एनालिसिस जो काम है उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, सब मिलके किसी मुद्दे पे या उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे बात कर सकते हैं। डोमेन एनालिसिस कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर डोमेन है, जैसे साइंटिफिक डोमेन है या फिर मिनरल साइंस है, किस जगह पे है, किस फील्ड में है वो काम, उस पर आप जानकारी ले सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, यानी कि आप एक चीज, एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के दिखा सकते हैं कि वो बता सकता है देखिए साहब ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, और इसमें ये होता तो बहुत अच्छा होता। और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, यूजेबल वर्जन है सॉफ्टवेयर का, उसको देखे तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है कि क्या चीज बननी है, कैसे बनानी है, और उसमें क्या क्या आपको जरूरत लगेंगे और आपको क्या क्या एक्स्ट्रा उसमें चीजें देनी है। ऑब्जर्वेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जर्व कर, आपको चीजें सामने है उसको ऑब्जर्व करके आपको पता लग सकता है कि देखिए साहब मुझे इनकी बातों में आ नहीं रहा है, लेकिन इनकी हाव भाव से, इनकी प्रतिक्रियाओं से लग रहा है कि हाँ इनको ये सब जरूर चाहिए होगा। एसआरएस क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। देखिए आप क्या करते हैं कि जब आप कुछ कुछ जमीन बेचते हैं ना, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक स्टैम्प पेपर होगा, उसमें आप रजिस्ट्री जिसे कहते हैं, तो आप साइन करेंगे, आप रहेंगे, आप यहाँ से पैसे ले लेंगे, यहाँ से इनको जमीन दे देंगे। तो ये क्या कागज है? ये कागज रजिस्ट्री, यानी कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके और इनके बीच में, या फिर एक कागज है, एक डॉक्यूमेंट है जो दोनों जिस पर एग्री कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बिल्कुल इसी तरीके से, यहाँ पर आप अपने आप को मान लीजिए, यहाँ पर आप अपने यूजर को मान लीजिए, यहाँ पर इस कागज को मान लीजिए जो कागज है जिसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है। तो इस रिक्वायरमेंट को जिसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है और आप दोनों ने इसको देख लिया, तय कर लिया, साइन कर लिया, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वो डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के समय बनाया जाता है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि एक प्रोसेस है रिक्वायरमेंट रिफाइनिंग का, और उसके बाद आप उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो इसमें आपको फंक्शन रिक्वायरमेंट मिलेगी, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट मिलेंगी, कई स्कोप आपको इसमें जो डोमेन है, डोमेन कंस्ट्रेंट, ये सब मिलेंगे। अब फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे मैंने बताया कि एसआरएस में आपको सबसे पहला फंक्शन रिक्वायरमेंट पे ज्यादा वो होता है। आप जैसे कह रहे हैं मुझे 2+3 चाहिए 5, अगर ये रिक्वायरमेंट है तो इसे ही हम फंक्शन रिक्वायरमेंट कहते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 2+3 5 देना चाहिए, तो ये फंक्शन रिक्वायरमेंट हो गई। तो फंक्शन रिक्वायरमेंट वो होते हैं जो जो वो फंक्शन के जो फीचर और स्पेसिफिकेशन है जो आप यूजर एक्सपेक्ट करता है आपके प्रपोज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से, इसे हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। ये काम कौन कौन से काम करेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसे काम करेगा। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट में क्या आता है कि 2+3 = 5 तो कर रहे हैं आप, लेकिन 2+3+5 जो है ना, आपको 0.0001 से नैनो सेकंड में करना है, माइक्रो सेकंड में करना है। चलिए साहब इतना इतना करना है, ये आपकी एक ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जो नॉन फंक्शन। अब एक नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट है कि आपका जो जीयूआई है वो सुंदर होना चाहिए। दूसरा ये कि इजी टू यूज होना चाहिए। अब इजी टू यूज तो आप इसमें नहीं लिखेंगे ना, नॉन ये फंक्शन रिक्वायरमेंट में, फंक्शन रिक्वायरमेंट में इजी टू यूज क्यों लिखेंगे? ये तो बड़ी बात है कि जब आप किसी मान लीजिए कार को सर्विस के लिए दे रहे हैं तो आपका फिल्टर चेक करेगा चलेगा, उसके आप बोलेंगे नहीं कि देखिए सर्विस लेने जा रहे हैं इसका फिल्टर भी चेक करिएगा, वो तो उसका काम है ही, वो चीजें इम्प्लिसिट है, लेकिन फिर भी उसको लिखना जरूरी है। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट ये होता है, ये इम्प्लिसिट होती है और ये रिलेटेड है सिक्योरिटी से, परफॉर्मेंस से, लुक एंड फील से, जीयूआई कैसे होगा, इंटरऑपरेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, कॉस्ट कम से कम होगा, कॉस्ट कम से कम लगाना है, ये सब सारी चीजें आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर मेजर की। अब सॉफ्टवेयर को मेजर कैसे करेंगे? हार्डवेयर को कैसे मेजर करते हैं? एक आपके पास हार्डवेयर है, आप उसको उसका वेट दे सकते हैं, आप उसका हाइट दे सकते हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस वाइज देख सकते हैं कि इसकी रिलायबिलिटी कितनी है इसकी, ये सब चीजें हार्डवेयर की मेजरमेंट हो सकती है। जैसे कोई कपड़ा है, कपड़े कैसे मेजर करेंगे? आप मीटर का टेप लेंगे, मेजर कर लेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर को कैसे मेजर करेंगे? सॉफ्टवेयर तो होता ही नहीं है कुछ, यानी कि वर्चुअल होता है सॉफ्टवेयर, तो ऐसा कुछ हाथ में तो होता नहीं, आपको तो दिखता है, बस आप उस पर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट के लिए पहली चीज ये है कि सॉफ्टवेयर मेजर दिस कैन बी अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग, यानी कि आपको जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स है उस सॉफ्टवेयर में या एस्पेक्ट्स है उन सबको क्वांटिफाई करना, किसी तरीके से नंबरों में लेके आना। हर चीज नंबर है। मेरी हाइट जो है वो एक 5 फीट के ऊपर एक नंबर है, मेरा वेट एक 60 kg के ऊपर नंबर है ना, 5 फीट, ये नंबर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर मेजर का मतलब ये है कि जो एट्रीब्यूट्स है सॉफ्टवेयर उनको अगर हम मेजर कर सके उसे हम सॉफ्टवेयर मेजर कहते हैं। मेजर इसी का अगला सवाल ये है कि सॉफ्टवेयर मेट्रिक क्या होती है? सॉफ्टवेयर मेजर मेट्रिक में थोड़ा अंतर होता है। मेट्रिक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक डिग्री है कि जो एट्रीब्यूट्स है उसकी कितनी डिग्री है सॉफ्टवेयर में, द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ दैट एट्रीब्यूट इन द सॉफ्टवेयर इज द मेट्रिक। तो सॉफ्टवेयर मेट्रिक एक तरीके से आपको जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है या प्रोडक्ट है उसका मेजरमेंट करने के लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या सॉफ्टवेयर मेट्रिक वो होते हैं जो आपको आप मेजरमेंट कर सकते हैं। जिससे इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आपका रिक्वायरमेंट मेट्रिक्स हो सकता है, आपकी 3 है,
रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स हो सकता है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स हो सकता है, प्रोसेस मैट्रिक्स हो सकता है। रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स में देखिएगा आप लेंथ रिक्वायरमेंट, कंप्लीटनेस, ये आपकी रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स है। प्रोडक्ट मैट्रिक्स में जैसे लाइन ऑफ कोड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स है, डिजाइन एंड टेस्ट मैट्रिक्स है। प्रोसेस मैट्रिक्स में आपका जैसे इवैल्यूएट करना है बजट को, शेड्यूल को और ह्यूमन रिसोर्स को, तो 3 तरीके की मैट्रिक आपके पास आ रही है, रिक्वायरमेंट मैट्रिक, प्रोडक्ट मैट्रिक और प्रोसेस मैट्रिक। अब मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है? मॉड्यूलराइजेशन ये होता है कि आपको कोई काम करना है, आप जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने क्या किया, फाइनेंस का काम किसी एक्स साहब को दे दिया, आपने से डिफेंस का काम वाई को दे दिया, आपने जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो जेड को दे दिया, तो आपने क्या किया, आप तो कर नहीं सकते ना, ये काम कर सकते हैं आपके लिए, एक प्रधानमंत्री अपना सारा काम कर सकता है, उसको काम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब चलिए ये साहब तो ये भी बहुत बड़ा काम है, तो इन्होंने क्या किया, अपने राज्य मंत्री को दे दिया, उसके बाद इन्होंने राज्य मंत्री ने अपने किसको दे दिया, अपने जो सेक्रेटरी है उनको, जो IAS वगैरह होते हैं उनको दे दिया, IAS वालों ने अपने जो स्टेट के अधिकारी है उनको दे दिया, और उसके बाद जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं वो हम और आप है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी इस तरीके से कि वो काम बहुत अच्छे तरीके से चले, ये इनको रिपोर्ट करेंगे, इनको रिपोर्ट करेंगे, इनको रिपोर्ट करेंगे, अल्टीमेटली ये देखते रहेंगे कि काम सही हो रहा है कि नहीं। मॉड्यूलराइजेशन एक टेक्निक है जिसमें हम सॉफ्टवेयर सिस्टम को मल्टीपल डिस्क्रीट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। वो जो मॉड्यूल है, जैसे मान लीजिए ये वुमेन एम्पावरमेंट वाले हैं, वुमेन एम्पावरमेंट वाले ये डिफेंस में कुछ इनका रोल है, या वुमेन एम्पावरमेंट वाले जो बजट है उसमें इनका रोल है, इनका रोल बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये काम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, वही करें, ये काम कर रहे हैं अपने बजट या फिर फाइनेंस में, उनको वो अपना काम करें। तो ये है, ये जो अलग अलग आपके मॉड्यूल या हिज्जे बना दिए, वो अपना काम अपना सबको अलग करना है और बहुत डिफरेंट होना है सबको। हाँ, थोड़ी कपलिंग हो सकती है बीच में, लेकिन इनके बीच में जो कोहेजन है, किसके बीच में कोहेजन, अब आपने फाइनेंस दे दिया तो इन्होंने फाइनेंस किसको भी दिया, राज्य मंत्री को, राज्य मंत्री ने IAS को, ये सारे के सारे जो मिलकर काम कर रहे हैं ना, ये कोहेजन इनका अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए अब ये फाइनेंस जो मिनिस्टर है सेक्रेटरी से बात नहीं करते, तो कैसे काम चलेगा, है ना, अंडर सेक्रेटरी से बात ही नहीं करते, कैसे काम चलेगा। इन सबको बात करना है, इन सबको कोहेजन से काम लेना है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहाँ का कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो इनसे वुमेन एम्पावरमेंट वाले से बात करने लगे, ये फिर कपलिंग हो जाएगी। इसको तो आपको बिल्कुल देखना ही नहीं, कपलिंग होनी नहीं। कोहेजन बहुत आता है, तो फंक्शनल स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कोहेजन क्या होता है, अगला सवाल आता है। कोहेजन ये होता है कि एक मेजर है जो आपको बताता है, मेजर ऑफ द डिग्री, ध्यान दीजिएगा, ये कोहेजन है, इज अ मेजर दैट डिफाइंस द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी अमंग द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल। एक मॉड्यूल है, देखिए पूरा मॉड्यूल देखा ना आपने, कितने सारे एलिमेंट्स आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, आपस में कितने अच्छे से इंटरडिपेंडेबिलिटी आपस में एक दूसरे से कितने ज्यादा ये जुड़े हुए हैं, इसे हम कोहेजन कहते हैं। तो अगर हम मॉड्यूल की बात करें सॉफ्टवेयर में, तो उस मॉड्यूल में क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंपोनेंट्स आपस में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी ने कहा कि भाई आप ऐसे करिए कि आप सिस्टम के इनपुट के लिए काम करिए, सिस्टम जो इनपुट होने वाला है, चाहे वो कीबोर्ड से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, या फिर वो सारे के सारे जो मॉड्यूल्स के कंपोनेंट होंगे वो इसी पे काम करने लगेंगे, और आपस में भी बहुत अच्छे से जुड़े होंगे। कपलिंग का मतलब क्या होता है कि अब ये फाइनेंस मिनिस्टर है, यहाँ पर आपके डिफेंस वाले हैं, इनके बीच में क्या बातचीत होगी, केवल एक ही बातचीत होगी कि इनको फाइनेंस कितना मिलेगा, बाकी क्या इसमें दखल देंगे, देखिए साहब ऐसा है कि हम फाइनेंस वाले हैं, तो आप जो JCS को है उसको ये मत दीजिए, फ्री कैंटीन की सुविधा मत दीजिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो कपलिंग मतलब ये है कि इनके बीच में कोई ज्यादा संबंध नहीं होना चाहिए। कपलिंग का मतलब ये है, कपलिंग एक मेजर है, ये डिफाइन करता है इंटरडिपेंडेबिलिटी अमंग मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल्स अलग अलग है ना, इनके बीच में कितनी डिपेंडेबिलिटी, यानी कि ट्रेन का डब्बा मान लीजिए कितने ये आपस में कनेक्टेड है, कम से कम कनेक्टेड होना चाहिए, इसे कपलिंग कहते हैं। तो अगर आपको अच्छा डिजाइन बनाना है, सॉफ्टवेयर डिजाइन का मतलब ये होता है कि हाई कोहेजन, लो कपलिंग। कॉन्करेंसी क्या होती है, व्हाट इज द कॉन्करेंसी, हाउ इट इज अचीव्ड इन द सॉफ्टवेयर। कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है कि एक साथ आपको एक साथ बहुत सारे काम करने पैरेलल में। कॉन्करेंसी का मतलब ये है कि कुछ इवेंट हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं एक साथ, तो इसमें क्या हो सकता है, कैसे करेंगे आप, अगर आपके पास प्रोसेसेस है तो आप क्या करते हैं, थ्रेड्स बना देते हैं, तो थ्रेड्स एक साथ चलते रहते हैं। तो अगर आपको दो से ज्यादा प्रोसेसेस चलाने हैं तो उन्हें हम कॉन्करेंट प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे आप कोई प्रिंट कमांड आपने इनिशिएट कर दिया, आपने नया एप्लीकेशन भी खोल दिया, आपने गाने भी चला लिया, आपने कुछ और भी कर दिया। कॉन्करेंसी ये आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होगा, एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, OS की बात नहीं कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर में जो चीजें चल रही हैं, एक काम करते करते, मान लीजिए आपने कोई इमेज रीड करना शुरू किया, पता चला कि आपका जो डायलॉग बॉक्स है हैंग ही हो गया। इमेज रीड करना, अगर आप मान लीजिए इमेज रीडिंग करना या वीडियो रीडिंग करना, वीडियो रीड करना बहुत बड़ा काम है, तो अगर उसमें अगर आप रीड करते रहे तो बाकी सारे ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल वो ग्रे हो गए, चल ही नहीं रहे, तो कैसे काम चलेगा। आप क्या करिए, जो वीडियो रीडिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपने अलग थ्रेड में शुरू कर दीजिए ताकि बाकी काम भी कर सके, इसे हम कॉन्करेंसी कहते हैं। अब अगला आया, मेंशन सम सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन टूल। सॉफ्टवेयर एनालिसिस और डिजाइन टूल में क्या क्या है आपके पास, उसके लिए आपके पास देखिए सबसे पहला है DFDs, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम से आप स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट को डायरेक्ट आप कोड कर सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर इंग्लिश में लिख सकते हैं, डेटा डिक्शनरी आपके पास होती है। हिपो भी है, हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये हिपो डायग्राम्स होते हैं। ER डायग्राम तो खैर आपने डेटाबेस में भी देखा होगा, ER डायग्राम्स होते हैं, डिसीजन टेबल्स, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर एनालिसिस और डिसीजन टूल्स हैं। लेवल 0 DFD क्या होती है,
लेवल 0 डीओडी जिसे हम कॉन्टेक्स्ट लेवल डीओडी भी कहते हैं, ये आपको एक बेसिक चीज बताता है, ये सिस्टम है, ये इसके बाहर के वो है, ये इनपुट है, ये आउटपुट, बस। ये बाहर मतलब बाहर के जो एक्सटर्नल आपके फ्रेगमेंट्स हैं उनके साथ कैसे ये इंटरेक्ट कर रहा है। तो जो हाईएस्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन लेवल है डीएफडी का, उसे हम लेवल 0 डीएफडी कहते हैं, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम दिखाया जाता है और जो अंदर की जो एक्चुअल डिटेल्स है उनको कंसील किया जाता है, छुपा दिया जाता है, मतलब छुपा क्या दिया जाता है, यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तभी तो लेवल 1 पे जाएंगे, लेवल 2 पे जाएंगे, अलग चीज दिखाएंगे, जिसे हम लेवल 0 डीएफडी कहते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश एंड स्यूडोकोड। देखिएगा, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश का मतलब होता है नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज, ये आप यूज करते हैं आपके प्रोग्राम मॉड्यूल को लिखने के लिए, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए। जबकि स्यूडोकोड ये होता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज्यादा करीब होता है, और इसमें हम नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड यूज करते हैं, सेंटेंसेस यूज करते हैं, या फिर जो पार्ट्स ऑफ कोड है उसको यूज करते हैं। डेटा डिक्शनरी क्या हुई? डेटा डिक्शनरी का मतलब ये होता है डेटा अबाउट द डेटा, इट कंटेन्स द डेटा अबाउट द डेटा। जैसे मान लीजिए डेटा ये है 23, अब ये डेटा क्या है किसको क्या पता है, ये एज है, ये वेट है, ये किसी के मार्क्स है, ये तो पता नहीं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो डेटा, इस डेटा के लिए का जो डेटा है, इस डेटा की इन्फॉर्मेशन के लिए डेटा जिसमें मेटा डेटा कहते हैं, वो डेटा डिक्शनरी में होता है। तो डेटा डिक्शनरी ये मेटा डेटा होता है, इसमें एक रिपोजिटरी है डेटा की, जिसमें डेटा के बारे में डेटा होता है। तो डेटा डिक्शनरी ये यूज होती है, आप नाम जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या फाइल्स हैं उन सबको रेफरेंस कर सकते हैं किसी एक नेमिंग कन्वेंशन के तहत। अगला है स्ट्रक्चर डिजाइन। क्या होता है स्ट्रक्चर डिजाइन? स्ट्रक्चर डिजाइन का मतलब ये है कि आप इस तरीके से डिजाइन करें, एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, पहले तो ये है कि प्रॉब्लम का पहले इस तरीके से इसका सोल्यूशन डिफाइन करें कि सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, स्ट्रक्चर्ड डिजाइन हो। तो इसका जो टेक्निक होती है वो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या होता है कि आप इस तरीके से करें कि सब मॉड्यूल्स हैं वो पूरी तरीके से हाई कोहेजन कपलिंग वाले हो, और साथ में इनकी ये तो है कि जब आप तोड़ते हैं मॉड्यूलाइजेशन करते हैं तो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में क्या डिफरेंस है? फंक्शन ओरिएंटेड में जो छोटे छोटे आपने सबसिस्टम बनाए हैं जिसे हम फंक्शंस कह रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है, और हर एक फंक्शन अपना एक सिग्निफिकेंट काम करता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में ये सारा का सारा किसके अक्रॉस, किसके अराउंड होता है। एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होता है एक एंटिटीज, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हैं जिन्हें हम एंटिटीज कह रहे हैं, उसके बाद उनकी क्लासेस जिसे हम कैटेगरीज कह रहे हैं, और उसके बाद जो फंक्शंस हम बात करेंगे जो इन ऑब्जेक्ट्स जो कि हम एंटिटीज कह रहे हैं उन पे काम करेंगे, तो इसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कहते हैं। अब टॉप डाउन और बॉटम अप डिजाइन मॉडल के बारे में बात करेंगे, डिफाइन ब्रीफली। ये बहुत सिंपल है, देखिए अगर आप इस तरीके से इसको देखें, सबसे पहले क्या करिए, टॉप डाउन बताता हूँ आपको। आपके पास पहले मेन प्रॉब्लम लीजिए, उसको सब प्रॉब्लम डिवाइड करिए, उसको फिर सब प्रॉब्लम डिवाइड करिए, इसे टॉप डाउन डिजाइन मॉडल कहते हैं। और बॉटम अप में क्या है कि आप पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं उन सबको पकड़ लीजिए, फिर कंबाइन करने लगे जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको एक जैसे कंबाइन करिए, फिर इन दोनों को फिर कंबाइन कर लीजिए। ऐसे करके आप टॉप डाउन और बॉटम डाउन डिजाइन मॉडल क्रिएट करते हैं। टॉप डाउन मॉडल हम एक जनरलाइज व्यू सिस्टम का देखते हैं और फिर डिकम्पोज करते हैं उसको, और स्पेसिफिक काम करते हैं उसमें। जबकि बॉटम अप मॉडल में क्या करते हैं कि जो स्पेसिफिक चीजें हैं उनको पहले पकड़ते हैं, उनको पहले जमा करते हैं, और उसके बाद इन सबको जोड़ते रहते हैं ताकि एक हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मिल सके। हेल्स्टेड कॉम्प्लेक्सिटी मेजर क्या बताता है? हेल्स्टेड कॉम्प्लेक्सिटी मेजर आया क्यों? हेल्स्टेड साहब ने क्यों लाया? क्योंकि यह था कि कोकोमो मैकेनिक कॉम्प्लेक्सिटी है या कोकोमो मॉडल है, इन सब में ये कहा गया कि देखिए खासतौर पे जो लाइन ऑफ कोड की बात की, तो इन्होंने लाइन ऑफ कोड या पुतला मॉडल जो है, तो इन्होंने कहा कि देखिए लाइन ऑफ कोड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर आप फंक्शन पॉइंट्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ कोड को बेसिक लेके, अब लाइन ऑफ कोड आपने ले लिया, उससे आप एफर्ट निकालेंगे, एस्टिमेट करेंगे कॉस्ट को, उसके बाद आप निकालेंगे कितना टाइम लगेगा, मैन मंथ कितने लगेंगे। सो लाइन ऑफ कोड को उपयोग करना, इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, लाइन ऑफ कोड को मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर लाइन ऑफ कोड, तो मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं 4 लाइन में अपना प्रोग्राम लिख सकता हूँ, कोई और प्रोग्रामर है वो 40 लाइन में लिख सकता है, फिर कैसे काम चलेगा। और लाइन ऑफ कोड तभी हो पाएगा ना जब आप फाइनली प्रोग्राम बना लें। अब मेजरमेंट आपको करना है पहले, और आपका लाइन ऑफ कोड तो कोडिंग के बाद बन रहा है, फिर कैसे काम करेंगे। हेल्स्टेड कॉम्प्लेक्सिटी मेजर में उन्होंने कहा कि देखिए जो नंबर ऑफ टोकन्स है उसको गिनिए, ऑपरेटर्स ऑपरेंड को गिनिए। बात तो इनकी वही थी कि इनको भी जब तक कोडिंग नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें जो इनकी कमियां दिखी उसके लिए हेल्स्टेड साहब ने कहा कि ये हेल्स्टेड कॉम्प्लेक्सिटी मेजर है, ये डिपेंड करता है एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम की। यानी कि इसमें जो टोकन्स है, जैसे आपने लिखा फॉर आई इक्वल टू समथिंग, फॉर ये राउंड ब्रैकेट, फिर आई, फिर ये असाइनमेंट 0, ये सारे के सारे अलग अलग टोकन होंगे, इन्होंने कहा इनको गिनिए। उन्होंने फिर फाइनल फार्मूला अलग अलग निकाला, उसमें n1 + n2 मतलब वॉल्यूम निकाला, उन्होंने
ये बताया कि किस तरीके से हम इन टोकन्स को गिन के, ऑपरेटर ऑपरेंड्स को गिन के हम अपने मेजर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को। कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद होगा कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने का दूसरा तरीका क्या है? मेकाबे कॉम्प्लेक्सिटी है ना। मेकाबे कॉम्प्लेक्सिटी और हेल्स्टेड कॉम्प्लेक्सिटी, ये दोनों ही दोनों थोड़ा अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है, बस यही बात है। क्योंकि मैंने आपको डिस्कशन किया ना एलओसी वगैरह वाला, ये मैंने वो तैयार किया है बैकग्राउंड। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्स्टेड की कॉम्प्लेक्सिटी जैसे मेकाबे की कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी जानना कि कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो इन्होंने कहा कि मैं ऑपरेटर ऑपरेंड को देख के कहूँगा। मेकाबे कॉम्प्लेक्सिटी वालों ने कहा कि हम इसको ना देख के हमें देखेंगे कितने कितने आपके एजेस हैं, कितने आपके नोड्स आ रहे हैं, अगर आप कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाएंगे तो। फिर आप साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का अगर आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा? क्योंकि उसमें कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनता है। कंट्रोल फ्लो ग्राफ का मतलब उसमें नोड भी होंगे, उसमें एजेस भी होंगे, तो उसमें E - n+2 ये आपका साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक स्टाइल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसमें हम मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं, और ये एक तरीका प्रोवाइड करता है कंप्यूटेशन का, जिसमें आप मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर सकते हैं, जो आपको विच प्रोड्यूसेस रिजल्ट रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोग्राम स्टेट। तो प्रोग्राम स्टेट पर ना डिपेंड करके ये आपको उसके बगैर भी रिजल्ट देता है। अब बात आती है वेरिफिकेशन वैलिडेशन की। वेरिफिकेशन वैलिडेशन का मतलब ये है, वैलिडेशन का मतलब क्या आपने जो चीज़ बनाई है वो सही बनाई है, और वेरिफिकेशन का मतलब ये हो रहा है कि क्या आप जो चीज़ें बना रहे हैं क्या वो सही बन रही है। यानी कि आपने एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, अब ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सही है कि नहीं है, ये चेक करना कि आपने मांगा था खेत, आपको मिल गया खलिहान, वो नहीं होना चाहिए। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको हो सकता है आपने मांगा हो खेत, आप खलिहान बना रहे हो, लेकिन खलिहान सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन का मतलब ये होता है, वैलिडेशन चेक करता है कि जो प्रोडक्ट है वो यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है। और वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वो स्टेप्स, जो प्रॉपर स्टेप ठीक से लिए गए कि नहीं गए हैं प्रोडक्ट को बनाने के। तो वैलिडेशन कंफर्म करता है कि सही प्रोडक्ट बनाया कि नहीं बनाया, वेरिफिकेशन कंफर्म करता है कि प्रोडक्ट को सही तरीके से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। अब देखिएगा ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स मतलब ये होता है कि आप, ये ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं पता, आपने इनपुट दिया आउटपुट दे दिया। व्हाइट बॉक्स का मतलब ये है कि आपने इनपुट आउटपुट तो देखा, साथ में अंदर की हर चीज़ देखी, कोड की पूरी हर चीज़ देखी। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो डिजायर्ड आउटपुट है वो इनपुट जो आप दे रहे हैं उस हिसाब से सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन से इसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि ये डिजायर्ड वैल्यू को देखता है कि जो आपके वैलिड इनपुट वैलिड आउटपुट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखता है कि जो कोड है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया कि नहीं किया। तो अब देखिए किसमें डिफरेंस बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि अगर नॉलेज, सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, डिजाइन और स्ट्रक्चर एसेंशियल है कि नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। तो व्हाइट बॉक्स में इसकी जरूरत है, आपको अंदरूनी जो इंप्लीमेंटेशन है उसका जरूर पता होना चाहिए, लेकिन ब्लैक बॉक्स में इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप नॉलेज जो सॉफ्टवेयर की इंप्लीमेंटेशन की नॉलेज की बात करें तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इसकी जरूरत नहीं है, ये व्हाइट बॉक्स में इसकी बिल्कुल जरूरत है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन कंडक्ट करेगा? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एम्प्लॉय करेगा, या फिर कोई भी एक आदमी कर सकता है जिसको सॉफ्टवेयर नॉलेज हो। इसके अलावा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या है कि इसको सॉफ्टवेयर डेवलपर करेगा, क्योंकि इसमें अंदर की कोड, अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी, अंदर के इफ एल्स फॉर के बारे में पता होना चाहिए। और बेसलाइन रेफरेंस क्या है टेस्टर के लिए? ब्लैक बॉक्स के लिए सीधा एसआरएस, व्हाइट बॉक्स के लिए सिस्टम डिजाइन, जो डिजाइन और स्ट्रक्चर डिटेल्स है ना वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए। अब है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब ये है कि ये एश्योर करना है कि क्वालिटी ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही। क्वालिटी कंट्रोल मतलब ये करना है कि क्वालिटी ठीक से अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप उसको समझिएगा इस तरीके से। ये क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है कि आप मॉनिटर करते हैं कि जो प्रोसेसेस हैं वो ठीक से फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यू नीड टू एश्योर कि यू हैव इम्प्लीमेंटेड द प्रॉपर प्रोसेसेस, तो क्वालिटी एश्योर हो गई। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपको मेंटेन करना है, यू हैव टू कंट्रोल द क्वालिटी, दैट इज मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्वालिटी को मेंटेन करना है। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होते हैं? 4 टाइप के सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होते हैं, प्रिवेंटिव, करेक्टिव, एडाप्टिव और परफेक्टिव। तो देखिएगा ये 4 टाइप के हैं। करेक्टिव का मतलब ये होता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई, रिमूव करना है उस एरर को। एडाप्टिव का मतलब ये है कि अरे सब कोई नया ओएस आ गया, कोई नई चीज़ आ गई, तो उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर को अडाप्ट करना है। परफेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि जो नए एग्जिस्टिंग या नए रिक्वायरमेंट्स यूजर के वो यहाँ पर आपको डालने हैं। देखिए ये करेक्टिव का मतलब, ये एडेप्टिव का मतलब ये है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अडैप्ट करवाना है। परफेक्टिव का मतलब ये है कि जो यूजर के नई रिक्वायरमेंट आई है उसको चेंज करना है, साथ में सॉफ्टवेयर को परफेक्ट बनाना है, एफिशिएंसी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब कुछ इस तरीके से इंतजाम करना है कि कोई फ्यूचर ही ना आए, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, कोई एरर ही ना आए, टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर वैसे रखना चाहते हैं, उसकी एक तरीके से
फंक्शंस बिल्कुल सेम रखना चाहते हैं वैसे, क्योंकि बहुत हिट हो गया सॉफ्टवेयर। तो लेकिन आप उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, नए रिक्वायरमेंट्स उसमें जोड़ना चाहते हैं, नए चेंजेस करना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस बनाना चाहते हैं, उसकी एफिशिएंसी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर री-इंजीनियर करना पड़ेगा। यानी कि सॉफ्टवेयर तैयार है, उसके बैकग्राउंड उसको बैक ट्रैक करिए और उसका डिजाइन बनाइए, डिजाइन से रिक्वायरमेंट निकालिए और फिर आगे बढ़िए, जिसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग और फिर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप टेक्नोलॉजी अपडेट करना चाहते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर बिल्ड हुआ हो पहले, और आप फंक्शनलिटी नहीं चेंज करना चाहते, लेकिन तो ये इसलिए करना चाहते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से वेल ट्यून्ड हो आपका सॉफ्टवेयर। केस टूल्स क्या होते हैं? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। वो टूल्स होते हैं जो एसडीएलसी में आपको मदद करते हैं। बस ये समझ लीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपकी ऑटोमेटेड सपोर्ट है वो आपके केस टूल्स होते हैं। तो केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केस टूल्स वो ऑटोमेटेड सपोर्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आपको सपोर्ट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे और स्मूथ करेंगे एसडीएलसी एक्टिविटीज को। तो ये हमने बात की और कुछ क्वेश्चंस लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। आई होप दिस कंक्लूड्स and this will benefit you. Thank you so much.